नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी की बांग्लादेश को लिखी चिट्ठी की, राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर से की शिकायत की और हिंदू मुस्लिम पर सीएम योगी के दिए बयान की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। विकास के नए सोपान चढ़ रहा है यूपी, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। संभल की जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली की बेल पर सुनवाई टली, मिली 2 अप्रैल की तारीख। प्रशासन सड़कों पर खाली करने की बात कर सकता है, नमाजियों पर कार्रवाई पर बोले जयंत चौधरी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। राणा राव को कोर्ट से लगा झटका, फिलहाल जेल में ही रहेंगी एक्ट्रेस। यूक्रेन से जंग के बीच भारत आएंगे पुतिन, दोस्त मोदी का न्योता किया स्वीकार। विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्षी नेताओं ने ओम बिरला से की मुलाकात। 4 धाम यात्रा की परंपराओं को मानना होगा, रील पर रोक, सीएम धामी का बड़ा बयान। सोने चांदी के रेट में फिर आया बदलाव, 89,990 रुपए पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार में हरे निशाने पर क्लोजिंग, सेंसेक्स 318 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,600 के करीब। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की राह देख रहे बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक खास चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर लिखी है। दरअसल बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है और ये दिन 1971 में उस ऐतिहासिक क्षण को बताता है जब भारत की सैन्य सहायता के बदौलत बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को संबोधित एक पत्र के माध्यम से शुभकामनाएं दी। अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 के मुक्ति संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया और भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों की नींव के रूप में इसकी भूमिका को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों का प्रमाण है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फलीभूत हुई है और हमारे लोगों को ठोस लाभ पहुंचा रही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन को शुभकामनाएं दी और लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए नए भारत के समर्थन को दोहराया। गौरतलब है कि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सैन्य, राजनयिक और मानवीय सहायता प्रदान की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। बता दें, यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक वापसी की चर्चा जोर पकड़ रही है। गौरतलब है कि शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बांग्लादेश के नए शासन ने भारत से टकराव वाला रुख अपनाया है, लेकिन भारत पर कई चीजों के लिए निर्भर रहने वाला बांग्लादेश अब धीरे धीरे घुटनों पर आ रहा है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई है और इससे जुड़ा भारत को अपना संदेश भेजा है। चर्चाएं हैं कि बैंकॉक में 3-4 अप्रैल को होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान यूनुस प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे या नहीं, इस मुद्दे पर नई दिल्ली ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खैर, हम रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। क्या राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से ऐसा आरोप कोई पहली बार तो नहीं लगाया गया है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें मौका नहीं दिया। राहुल गांधी की भी ऐसी ही शिकायत है और ये शिकायत भी अक्सर सुनने को मिलती है। राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार को लेकर कांग्रेस सांसदों ने नाराजगी जताई है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर आपत्ति भी जताई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 70 सांसद इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराने स्पीकर के पास गए थे। वहीं राहुल गांधी ने
करने ना देने के आरोप के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कटघरे में खड़ा करने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि ये भी विडंबना ही है कि जब कॉमेडियन कुणाल कामरा अपनी राजनीतिक टिप्पणी से कहर बरपा रहे हैं और ऐसे हालात में राहुल गांधी को कथित तौर पर बोलने नहीं दिया जाता, तो जो देश के चुने हुए सांसद हैं और विपक्षी दलों के सांसदों के लोकसभा के में नेता हैं, जहां राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है, तो वहीं स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को संसद में सही व्यवहार करने और मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी है। राहुल गांधी का कहना है कि लोकसभा में वो महाकुंभ पर बोलना चाहते थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। अब राहुल गांधी का कहना है कि वो बेरोजगारी पर बोलना चाहते थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी का कहना है कि पिछले 7 से 8 दिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। जाहिर है, पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी खुद ही कह चुके हैं कि उनको पप्पू समझा जाता है, लेकिन ऐसी बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के साथ उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी कई मौकों पर कह चुकी हैं कि उनके भाई को टारगेट किया जाता है, लेकिन वो बहादुर हैं, तो फिर अब क्यों राहुल गांधी को फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि 18वीं लोकसभा की शुरुआत से ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला में टकराव देखा जा रहा है। राहुल गांधी स्पीकर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ अलग अलग व्यवहार करने का भी इल्जाम लगा चुके हैं। ऐसे में क्या ये मसला आगे और भी गंभीर रूप लेने वाला है, ये बड़ा सवाल है। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया है, जिसकी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। दरअसल सीएम योगी कहते हैं कि 100 हिंदू परिवारों के बीच यदि एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वो सबसे सुरक्षित है, अपने सभी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है। लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवारों के बीच एक तो छोड़िए 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं है। योगी इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश का उदाहरण देते हैं। वहीं योगी के दिए गए इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि लगता है कि योगी की कुर्सी पर संकट आ गया है। अखिलेश कहते हैं कि जब जब ऐसा संकट आता है, योगी इस तरह की बयानबाजी करते नजर आते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि योगी ने जो बात कही है, उस तरीके की बातें नेता बंद कमरे में तो करते हैं, पर सार्वजनिक तौर पर इस तरीके का बयान देने से लगभग बचते आते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नेता भी इस तरीके की बात इतनी आसानी से नहीं कर पाते। ऐसे में सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ की इस बात में कितना दम है। क्या वास्तव में हिंदुओं की सुरक्षा मुस्लिम बाहुल्य इलाके में खतरे में है? क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है? आइए जानते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ आजकल हर मंच से संभल की घटना का जिक्र कर रहे हैं। योगी ने कुछ दिनों पहले विधानसभा और विधान परिषद में बोलते हुए संभल के मुद्दे पर जमकर विपक्ष को घेरा था। योगी ने संभल में हुए 1947 के बाद से हुए सारे दंगों का जिक्र विस्तार से किया था। सीएम ने विधानसभा में बताया था कि 1947 में 1 और 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। सीएम ने कहा कि 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई। दरअसल संभल की पूरी कहानी हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की कहानी। जैसे जैसे इस शहर से हिंदुओं की संख्या कम होती गई, हिंदुओं के मंदिरों, कुओं आदि ढकते गए, दंगे भी बढ़ते गए। संभल में कितने ऐसे मोहल्ले हैं जिनके नाम हिंदू हैं, पर वहां एक भी हिंदू नहीं रहता है। ज्यादातर मुस्लिमों का वहां कब्जा है। जाहिर है, हाल ही में संभल में हुई हिंसा में विशेष समुदाय का नाम सामने आया था और जहां शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंदू भड़क गई थी, जिसके बाद ही जांच के बाद मंदिरों, कुओं और सनातन धर्म से जुड़े अवशेष मिले थे, जिन्हें छुपा दिया गया था। उसके बाद से लगातार संभल चर्चाओं में है और योगी लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। हमारे देश के कोने कोने में किशोर और युवा किसी न किसी वजह से भटका हुआ है और आज के समय में ऐसी पीढ़ी को नाम दिया गया है जेनजी। जेनजी को लेकर कहा जाता है कि वो हिंसक, नाराज और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं के शिकार हैं। दरअसल जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों की पीढ़ी है, जो इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के साथ बढ़ी हुई है। जेनजी को डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये पीढ़ी बचपन से ही इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती आई है। जेनजी वाली पीढ़ी के काम करने,
समझने, बोलने, लोगों से मिलने और सोचने का अंदाज बाकियों से अलग है। इंटरनेट और मोबाइल वाली इस पीढ़ी के साथ दिक्कत यह है कि इनमें हिंसा, जुनून, अपनी ही दुनिया में सिमटे रहने की आदत और डिप्रेशन के लक्षण आमतौर पर देखे जाते हैं। यही वजह है कि जेन जी पीढ़ी को लेकर कई देशों में नियम तक सामने आने लगे हैं। दुनिया मानने लगी है कि ये जेन जी की पीढ़ी एक बड़े खतरे में है। ऐसा क्यों, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि आज के हिंसक और भटके युवाओं से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां एक 14 साल के नाबालिग लड़के की उसी के दोस्तों ने हत्या कर दी। मृतक वैभव गर्ग महज 14 साल का था और दिल्ली का रहने वाला था। वैभव 2 दिन से लापता था और अब वैभव की लाश मिली है, उसकी हत्या की गई है। सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात तो यह है कि वैभव के हत्यारे उसकी ही उम्र के लड़के हैं, जो वैभव के घर के पास ही रहते थे। खुलासा हुआ है कि पहले वैभव का उसी के 3 दोस्तों ने अपहरण किया। अपहरण करने वाले लड़कों ने 10 लाख की फिरौती मांगी। इसके बाद उन्होंने वैभव को चाकू से गोदकर मार डाला। मर्डर के बाद वे वैभव की लाश को भलसवा झील के पास झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में वैभव हत्याकांड और उसमें शामिल महज 14 साल के लड़कों के खुलासे ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि आखिर इतनी कम उम्र में बच्चों के दिमाग में इस तरीके के ख्याल कैसे आ रहे हैं। 15 से 17 साल के किशोरों की बिगड़ती मानसिक हालत के पीछे मोबाइल, इंटरनेट, आसान शिक्षा नीति, छोटे होते परिवार और सब कुछ आसानी से मिल जाने की लत जैसी कई वजहें शामिल हैं। इसके पीछे वजह है इनके काम करने में लापरवाही, कमजोर कम्युनिकेशन स्किल्स और काम के प्रति उनका बेपरवाह व्यवहार भी है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बच्चे पर खास ध्यान दें, नहीं तो जेड जनरेशन की छाप आपके बच्चे को भी अंधकार में ढकेल सकती है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।